नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। आज हम बात करेंगे स्टोरी, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रीन प्ले राइटिंग, डायलॉग्स के बाद के पड़ाव की, यानी स्टोरी टेलिंग या स्टोरी नरेशन की। अक्सर होता है कि आपने बहुत अच्छा स्टोरी लिखी है या स्क्रिप्ट कंप्लीट किया है, स्क्रीन प्ले डायलॉग के साथ आपने स्क्रिप्ट बना के रखी है, लेकिन उसको पढ़ने वाले लोग नहीं मिल पाते हैं। यानी जहाँ भी आप भेजते हैं वहाँ कई कई महीने पड़े रह जाते हैं, स्टोरी आपके स्क्रिप्ट पड़े रह जाते हैं, लेकिन उनके पास पढ़ने का समय नहीं रहता, क्योंकि अगर स्क्रिप्ट पढ़ा नहीं जाएगा तो उस पर फिल्म कैसे बनेगी। और ये अक्सर लोगों के साथ होता है। कई बार तो आप व्हाट्सएप से भी भेजते हैं तो उनके पास समय नहीं रहता है। जो लोग मेरे पास भी आता है, मैं नहीं देख पाता हूँ, हर एक का स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाना संभव हो पाता है। ऐसे में आप क्या करें? ऐसे में सबसे ज़रूरी है कि आप अपने फिल्म का, अपने जो स्क्रिप्ट लिखा है उसकी एक स्टोरी किसी को नरेट करिए, बताएं। अगर वो स्क्रिप्ट पसंद आ गया तो उस स्क्रिप्ट को लोग पढ़ेंगे भी, देखेंगे भी, उस पर हो सके तो फिल्म भी बनाएंगे। यानी आपका जो स्टोरी है, बताने का तरीका अगर अच्छा लग गया, लोगों को समझ में आ गया, तो आपकी स्क्रिप्ट 50% पास हो जाता है। और ये आज नहीं, बहुत पहले से चला रहा है। आप किसी हीरो को आप स्टोरी सुनाने जाएं, माने मेन एक्टर को या किसी डायरेक्टर को, किसी प्रोडक्शन हाउस को, किसी स्टूडियो को, तो उसमें मुख्य क्या चीज़ें होती है वो मैं आज बताने जा रहा हूं और एक एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊंगा। सबसे पहला है कि आप जब भी किसी को स्टोरी सुनाने जाएं अपने फिल्म का, तो उसका 3 वर्जन तैयार करके जाएं अपने मन में। एक है 2 से 3 मिनट का वर्जन, यानी अगर आपके पास बहुत कम समय आपको दिया जा रहा है कि भाई जल्दी से बताओ क्या है स्टोरी, तो उस समय 2 से 3 मिनट के अंदर आप इतना बता दें उनको ताकि वो इंटरेस्टेड हो जाए आपके फिल्म के प्रति। दूसरा है 5 से 10 मिनट का, यानी अगर थोड़ा सा ज़्यादा समय मिला तो 10 मिनट तक भी आप उनको बता सकते हैं, अपनी फिल्म की कहानी को बता सकते हैं और उसमें उनको मोटिवेट कर देना है कि यस, आप इस स्क्रिप्ट को पढ़िए पूरा या कहानी को पढ़िए। हो सकता है आपके पास सिर्फ कहानी है। कई बार ऐसे लोग आते हैं जिनके पास स्टोरी बहुत अच्छा है, स्टोरी लिखा है बहुत अच्छा, अभी उनको स्क्रिप्ट में कन्वर्ट नहीं किया गया, क्योंकि स्क्रिप्ट हमेशा डायरेक्टर कन्वर्ट कराता है, अपने हिसाब से उसके अंदर सीन डलवाता है, अपने हिसाब से उसके अंदर कई घटनाएं, कई शॉट, कई डायलॉग्स, कई चीज़ें चेंज करवाता है। तो वो तो एक बात की बात है, लेकिन अगर आपके पास बेहतरीन स्टोरी अगर तैयार है तो उसको भी सेल किया जा सकता है। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई आप बाउंड स्क्रिप्ट लेके आओ, लेकिन मैंने देखा है कि बाउंड स्क्रिप्ट आने के बाद भी उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो क्यों ना स्टोरी को लेकर के जाया जाए। लेकिन कोई भी आपका स्टोरी क्यों खरीदे, क्यों ले, जब तक से कि उसे कन्विंस आप ना कर पाएं कि एक नई चीज़ आप दे रहे हैं और इस पर अगर कोई फिल्म बनती है तो बेहतरीन बनेगी, उसमें डायरेक्टर का या प्रोड्यूसर का या एक्टर का एक बेहतरीन लाइफ चेंजिंग फिल्म बन के आएगी। ऐसा अगर आप विश्वास दिला पाएँ तभी तो हो पाएगी ना। तो उसके लिए आपके पास 3 वर्जन आपके अंदर होना चाहिए, यानी 2 से 3 मिनट का वर्जन, 5 से 10 मिनट का वर्जन और एक फुल वर्जन। यानी अगर आपको मिल गया कि भाई आप पूरा कहानी बताइए, बहुत अच्छा लग रहा है, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो आप आधे घंटे 1 घंटे तक उस फिल्म के बारे में जो भी आपने सोच रखा है उसको आप बता सकें। सेकेंड पॉइंट है, ट्राई टू शो योर स्टोरी इन प्रेजेंट और पास्ट टेंस। अक्सर क्या होता है, स्क्रिप्ट जब लिखी जाती है तो वो प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, यानी है, इज, आर, इनका यूज़ किया जाता है। लेकिन जब कहानी होती है, जो नॉर्मली आप कहानी पढ़ते हैं उसमें था रहता है, यहाँ पर जब आप स्टोरी टेलिंग करते हैं तो प्रेजेंट और पास्ट दोनों को मिक्स करके ऐसा आप प्रस्तुति करें ताकि उसको कहानी पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो इसमें भी आप प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट का कुछ चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्क्रिप्ट जब आप लिखेंगे तो प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। कहानी चाहे 700 साल पहले की क्यों ना हो, लेकिन स्क्रिप्ट जब आप स्क्रीन प्ले लिखेंगे, उसका डायलॉग्स लिखेंगे तो वो प्रेजेंट टेंस में ही होता है। हाँ, अगर उसके अंदर कोई कहानी बोल रहा है, पात्र है, उसका डायलॉग हो सकता है कि मैं गया था, मैं उस समय जा रहे थे तो ऐसा हुआ, तो वो डायलॉग्स में हो सकता है। लेकिन जो भी आप स्क्रीन प्ले लिखेंगे वो प्रेजेंट टेंस में होता है। जबकि स्टोरी नरेशन में आप प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं कहीं पर ज़रूरत पड़ता है पास्ट टेंस का भी, तो वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यू शुड बी एबल टू क्रिएट द वर्ल्ड। देखिए, आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि आप पूरे दुनिया को आप उसके अंदर दिखा सके। दुनिया का मतलब है कि आपकी स्टोरी का जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो आप क्रिएट कर सके। वो जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं या जो भी
फाइनेंसर हैं जो पैसे लगा रहे हैं, यानी जिनको फाइनल करना है कि आपकी स्टोरी को लिया जाए या नहीं, उसके सामने उस वर्ल्ड को क्रिएट करिए। नेक्स्ट यानी फोर्थ पॉइंट थर्ड पॉइंट से मिलता जुलता है, नेवर गो इनटू एटमॉस्फेरिक। देखिए, आपको एटमॉस्फेरिक में नहीं जाना है, यानी आप कहानी को बोलते समय इतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर को क्रिएट ना करिए जो आपको थोड़ा सा फेक लगे। देखिए, इसको डायरेक्टर को ही डिसाइड करने दीजिए वो किस ढंग से उसको फिल्माएंगे, या क्या क्या बैकग्राउंड रखेंगे, क्या म्यूज़िक रखेंगे, किस तरह से करेंगे। अगर आपको ये बताना है कि लड़ाई हो रही है, आपको लड़ाई का कोई एक्शन का सीन बता रहे हैं कि वहाँ से कार ऊपर उड़ जाती है और 3 बार रोटेट होकर के फिर गिरती है, तब बहुत बड़ा धमाका होता है, आग का शोला आ रहा है, उसके आगे से हीरो दौड़ रहा है, इतना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक मत करिए। ये तो जब घटनाओं पर यानी हर एक शॉर्ट डिवीज़न किया जाएगा, हर एक सीन पर बात होगी, तब आप इतना डिटेल में बोल सकते हैं। अभी सिर्फ आप स्टोरी पर कायम रखिए। आप जो स्टोरी सोच के आए हैं, जो उसका उद्देश्य है, उस उद्देश्य से भटकिए नहीं। आप अगर आप अपने स्टोरी से, अपने कहानी से उसको खुश कर दिए, यानी जो भी फाइनेंसर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, एक्टर है, उनको अगर आप मुतमईन कर दिए, उनको विश्वास दिला दिए कि हाँ ये हो सकता है, तो आपकी कहानी चुन ली जाएगी। और उसके बाद शुरू होता है पूरी स्क्रीन प्ले वगैरह की बात। अगर आपने स्क्रीन प्ले वगैरह भी लिख के रखे हैं तब तो सोने पे सुहागा, फिर तो आपका कंप्लीट चीज़ लिया जाएगा और उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके उसको फाइनल स्टेज पर लोग ला देते हैं। लेकिन स्टोरी सुनाते समय अगर आपका स्टोरी सुनाने का तरीका रहे, एटमॉस्फेयर थोड़ा सा क्रिएट करिए, थोड़ा बहुत क्रिएट करिए, लेकिन इतना ज़्यादा मत क्रिएट करिए कि लोग उसमें डायरेक्टर को लगे कि तो खुद ही डायरेक्टर है, हमको तो फिर कुछ करना ही नहीं है। तो डायरेक्टर को सोचने दीजिए, मौका दीजिए, क्योंकि वो हो सकता है आपसे बेहतर आपकी कहानी को स्क्रीन पर ला पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, होल्ड द सेंटर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द स्टोरी। जो सेंटर कॉन्फ्लिक्ट है यानी संघर्ष, जो मेन संघर्ष है, उससे हटिए नहीं, उसको आप पूरे फिल्म में बनाए रखिए। आपके कहानी बोलने, कहानी कहने का, जो नरेशन करने का जो तरीका है, वो कॉन्फ्लिक्ट से आप इधर बाएं दाएं मत जाइए, क्योंकि उसी के वजह से आपकी फिल्म को सेलेक्ट किया जाएगा या सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। क्योंकि आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष है, हर एक फिल्म में संघर्ष होता है, उस संघर्ष से आप दूर मत हटिए, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सेटिस्फैक्टरी एंडिंग, यानी जो एंडिंग हो उसका, वो देखिए कहा जाता है ना, अंत भला तो सब भला। आपकी फिल्म का अंत इतना बेहतरीन होना चाहिए, जब लोग सुने उस फिल्म को तो उसका अंत सुन के मन में आ जाए कि यार ये फिल्म को तो बनाना चाहिए। क्योंकि जब अंत में फिल्म देख के लोग निकलेंगे तो कुछ देर तक उस फिल्म का जो प्रभाव है उनके दिमाग में रहेगा। ऐसा अगर आप फिल्म लिख लेते हैं और ऐसे ही आपने बता दिया, आपने नरेट कर दिया, तो डेफिनेटली आपकी फिल्म को अच्छा माना जाएगा। और उसको अगर उस समय सेलेक्ट नहीं भी किया जाए, लेकिन उसको शॉर्टलिस्ट करके जरूर लोग रखेंगे, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या कोई प्रोडक्शन हाउस, कि यार इसकी फिल्म में तो दम है, चलो इसको अलग से रखते हैं। फिर बाद में जब हम बनाएंगे इस तरह का कुछ सोचेंगे, नेक्स्ट 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 साल बाद, तो इनको बुलाया जाएगा। तो अगर शॉर्टलिस्ट भी अगर आपकी फिल्म हो जाती है, आपकी स्टोरी हो जाती है, तो बहुत बड़ी बात है। तो इस चीज़ को आप कैसे करेंगे, एक उदाहरण के साथ मैं अब बताने जा रहा हूँ। एक गाँव में एक पंडित जी रहते हैं। पंडित जी फेस रीडिंग का उनको शौक रहता है और यही उनका प्रोफेशन रहता है। वो फेस रीडिंग करके किसी का भी भविष्य बता सकते थे कि उनको भविष्य में क्या होने वाला है, या आने वाले दिनों में किस तरह की विपत्ति आने वाली है, या कुछ अच्छाई होने वाली है, इस चीज़ के बारे में वो बताते थे। दूर दूर से लोग उनके यहाँ फेस रीडिंग करवाने आते थे। वो लोगों के कपाल को, यानी यहाँ पर फोरहेड्स को पढ़ करके बता देते थे कि उनके साथ क्या होने वाला है। और उनकी पंडित जी का बहुत पढ़ने का भी शौक़ रहता है, वो पढ़ते हैं, विद्वान रहते हैं, और उनकी एक शौक़ रहती है कि नए नए विद्या को अर्जित करना। वो फेस रीडिंग के नेक्स्ट लेवल पर जाना चाह रहे थे, जहाँ तक अब तक कोई नहीं पहुँचा हो। उस पर काफ़ी शोध किया, काफ़ी किताबें पढ़ी, और उनका एक शौक़ था सुबह सुबह टहलने निकलना। उनकी एक सुशील पत्नी है जो काफ़ी मोटी ताजी पंडिताइन जैसे होती हैं, उस तरह से हैं, और लेकिन पंडित जी का बहुत सेवा करते हैं, खाना खिलाते हैं, और हर तरह से उनको संतुष्ट रखती है वो उनकी पत्नी। पंडित जी एक बार सुबह सुबह दिखाई दे रहा है कि जा रहे हैं नदी के किनारे, अपने मन में कुछ गुनगुना रहे हैं, संस्कृत के श्लोक गुनगुना रहे हैं जो फेस रीडिंग से रिलेटेड उन्होंने अभी अभी पढ़ाई किया है। तो अचानक कोई चीज़ उनके पैरों से टकराती है। नीचे देखा तो खोपड़ी। झट से उन्होंने खोपड़ी को उठाया, अरे ये तो किसी लड़की की खोपड़ी है। फिर उनकी नज़र उस खोपड़ी के फोरहेड्स पर पड़ता है, सर के ऊपर, माथे पर। तो चौंक जाते हैं,
उसमें जो रेखाएं हैं, जो इधर बीच उनकी विद्या थी, वो यही विद्या थी कि खोपड़ी के जो रेखाएं हैं उसको भी वो पढ़ पाते थे, यानी मौत के बाद भी क्या हो सकता है उसके साथ। तो उन्होंने देखा कि इस औरत के साथ तो बहुत दुर्गति लिखी हुई है, बहुत बैड लक है इसका। तो फिर मन में सोचा कि अब तो बैड लक नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा क्या बैड लक हो सकता है किसी औरत का कि उसकी पूरी तरह से अंत्येष्टि नहीं हुई, कोई सद्गति इसको नहीं मिला, उसकी खोपड़ी को लोग पैरों से लुढ़का रहे हैं, पैरों के नीचे आ रहा है इनकी खोपड़ी, इससे बुरा क्या हो सकता है। लेकिन फिर उनकी नज़र आती है कि यार इसके साथ तो और भी बुरा लिखा हुआ है। तो मन में एक उत्सुकता हुई कि क्या हो सकता है, इससे बुरा क्या हो सकता है इसके साथ। उन्होंने उस खोपड़ी को अपने झोले में डाला, चल दिए घर पहुँचे। उनकी पत्नी उनके लिए बहुत सारे व्यंजन बनाए थे, उसको लाने लगी कि बैठिए बैठिए, आप पहले कुछ खा लीजिए, कुछ नाश्ता करिए, कुछ ये करिए। तो बड़ा ही अच्छी औरत, बड़े ही अच्छी वाइफ थी उनकी। तो वाइफ जब खाना लेने गई तो तुरंत वो क्या किए कि उधर गांव में ना कमरे के ऊपर एक दुछत्ती हुआ करती है, जिसमें कि आप अलग से कोई चीज़ स्टोरेज का सामान रख सकते हैं, इस तरह का कुछ। तो वो सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़े और उस खोपड़ी को ऊपर कोने में रख करके उतर आए। उनकी पत्नी चूँकि मोटी ताजी थी तो ऊपर चढ़ती भी नहीं थी, तो ये जानते थे कि वहाँ कोई जाएगा नहीं, हम छिपा के रख दें। फिर बाद में अपने विद्वान जो मित्र और हैं उनके साथ चर्चा करके या बुक्स को पढ़ करके इस पर शोध करके देखेंगे कि ऐसा क्या उसके ललाट पर लिखा हुआ है कि इससे भी ज़्यादा दुर्गति होने वाली है। तो खाना खाए, बात आई गई हुई, लेकिन पंडित जी के मन में हमेशा शंका बना रहता था कि उस खोपड़ी के साथ हुआ क्या या होगा क्या। तो बीच बीच में वो सीढ़ी लगाते, ऊपर चढ़ते, खोपड़ी को देखते, सही सलामत है, उतर आते। तो ये कई महीनों तक चलता गया। वो पढ़ते गए और उनको ये पक्का हो गया कि उन्होंने जो सोचा है वो 100% सही है, अब केवल प्रैक्टिकल देखना है। ये चीज़ जो ऊपर जाना उतरना, ये उनकी पत्नी देखा करती थी तो सरल स्वभाव की, लेकिन पत्नी तो पत्नी होती है, एक तो औरत, ऊपर से मोटी। तो उनके मन में आया कि क्या बात है भाई, पंडित जी क्यों ऊपर चढ़ते हैं, देखते हैं, फिर ऊपर नीचे आ जाते हैं, ये क्या चक्कर है। तो पंडित जी एक दिन उसी सुबह निकले थे टहलने। पंडिताइन को पता था कि अभी 1-1.5 घंटे तो आने वाले नहीं हैं। किसी तरह से सीढ़ी को लाई, बेचारी मोटी ताजी किसी तरह से ऊपर चढ़ती है और ऊपर चढ़कर देखती है कि एक खोपड़ी। तो आश्चर्य, पहले तो वो सोचा था कि कुछ धन वन रखे हैं जो मुझे नहीं बताया गया है पंडित जी द्वारा, वो धन मुझे दिख जाए कि कहाँ रखे हैं, किसको देना है, क्या है, नहीं है। तो जब खोपड़ी देखी तो उनका खोपड़ी चकराने लगा कि ये क्या है। तो उनके मन में आया कि इनके तो लाखों प्रशंसक हैं, तो हो सकता है ये किसी महिला का खोपड़ी है। वैसे महिला पुरुष का खोपड़ी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, पता नहीं उनकी पत्नी को ऐसा लगा कि किसी औरत का खोपड़ी है और हो सकता है ये औरत उनकी पहले की गर्लफ्रेंड हो। तो उसके मन में आ गया, औरतों के मन में शक आता ही है। वो खोपड़ी को लेके नीचे आई, आकर एक तो गुस्सा कि हमसे छिपा करके खोपड़ी हमको हर बात बताते हैं पंडित जी, ये बात नहीं बताए तो निश्चित तौर पर इनकी पहले कोई महिला मित्र रही होंगी, उनकी खोपड़ी है और उसको संजो कर रखें और बीच बीच में ऊपर जा करके उनके साथ वार्तालाप करते होंगे या अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते होंगे। खोपड़ी को उसने दे दनादन, वो मूसल था उससे तोड़ दी, कई टुकड़े हो गए खोपड़ी के। सोची कि अब आने दो पंडित जी को, ये खोपड़ी मैं उनको दूंगी। लेकिन मन अभी भी भरा नहीं, गुस्सा और ज़्यादा होती जा रही थी। उसने क्या किया, देखिए गेहूँ पीसने के लिए जाता होता है, आप जानते होंगे कि चक्की पीसा जाता है ना, बोलते हैं कि चक्की पिसवाएंगे, तो चक्की होती थी, हर गांव में चक्की होती है। तो उसने क्या किया, चक्की से वो पीसने लगी और पीस कर पूरे खोपड़ी का बुरादा बना करके एक पॉलीथीन में उसको डाला और उसको लटका दिया। जहाँ पंडित जी आते हैं, नीचे बैठते हैं बाहर खटिया के पास, वहीं पर उसने टांग दी उसको। पंडित जी टहल के आए, देखे कि ये क्या है। पंडिताइन से पूछे कि ये क्या है। बोले वही तुम्हारी प्रेमिका। हम प्रेमिका? बोले औरत जिसकी खोपड़ी तुमने ऊपर रखा था। तो पंडित जी ने, तो उसका क्या किया? बोले उसको मैंने उसमें चक्की में पीस दिया है, अब लो। पंडित जी जोर जोर से हंसने लगे। पंडिताइन सोचे कि ये क्या हुआ।
मेरे पंडित जी कहीं पागल तो नहीं हो गए, उस हमने गलत तो नहीं कर दिया, उसके खोपड़ी को तोड़कर उसका बुरादा बनाकर। पंडित जी जोर जोर से हंसे जा रहे हैं। पंडित जी इधर हंस रहे हैं, पंडिताइन रो रही है कि क्या मेरे पति जो अच्छे खासे थे उसके चक्कर में अब ये पागल हो गए हैं, शायद इनका मति मारी गई है। तो पंडित जी के पैर पकड़ दिए, बोले कि मुझसे गलती हो गई, मैंने ऐसा कर दिया। पंडित जी उसको उठाए, नहीं नहीं नहीं, तुमने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, मेरे जो पढ़ाई है, मेरे पास जो विद्या है उसको तुमने सार्थक कर दिया। बोला कैसे? बोले मैं सोच रहा था कि इस खोपड़ी का दुर्गति है और ज़्यादा बैड लक है, लेकिन मैं सोच नहीं पाया था कि ऐसा भी बैड लक हो सकता है। तुमने इसका जो पीस करके पाउडर बना दिया, तो इससे बैड लक और कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो खोपड़ी ही था, उसकी पीस करके चूरन बन गया। ये मेरा विद्या का एक परिणाम है और मेरा विद्या यहाँ पर सफल होती है। और वो पंडिताइन को आलिंगन कर लेते हैं, अपने बाहों में भर लेते हैं। पंडिताइन रोने लगती है, सोचती है कि चलो एक मुसीबत टूटा, इसके लिए रो रही है। पंडित जी इसलिए मुस्कुरा रहे थे कि उनका विद्या सफल हो गया। यहाँ पर एक स्टोरी का एंडिंग में हम नियति के बारे में कुछ शब्द लिख सकते हैं। तो ये शॉर्ट फिल्म है, इसमें सिर्फ 2 कैरेक्टर है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा ये स्टोरी। तो इस तरह से अगर आप कोई फिल्म बताएंगे लोगों को, तो डेफिनेटली अगर उसमें इंटरेस्ट पैदा होगा तो उसको बनाने की कोशिश लोग करेंगे। तो आप अगर अपना कोई भी फिल्म सोचे हैं, लिखे हैं, तो उसको छोटे में 2 मिनट 3 मिनट में उसका वीडियो बनाइए ना। आप खुद स्टोरी को बोलिए और बोल करके रिकॉर्ड करिए और उसे भेजिए लोगों के पास। लोगों के पास समय रहेगा तो उसको लोग सुनेंगे, देखेंगे, और अगर अच्छा लगा तो आपको कांटेक्ट करेंगे। इससे 2 फ़ायदा है। अगर आप अपने से रिकॉर्ड करके वीडियो बोलते हैं और उस स्टोरी को बोलते हैं तो कॉपीराइट यही हो जाता है, यानी वो चीज़ आपकी हो गई, वो दूसरा कोई भी कॉपी करेगा। तो जो फर्स्ट टाइम आप किसी को मेल किए होंगे या किसी को व्हाट्सअप किए होंगे, तो वो डेट टाइम की वजह से वो आपका कॉपीराइटेड मटेरियल हो गया। और दूसरे को अगर पसंद आ गया तो हो सकता है आपको फ़ोन करें। तो स्टार्ट करिए। और ये वीडियो आज का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपना प्यार इसी तरह से देते रहिए। नमस्कार। IFTA कोर्स मूवी, टेलीविजन या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए फिल्म और वीडियो प्रोडक्शन में अगर बनाना हो करियर, तो आज ही ज्वाइन कर सकते हैं डीजी फिल्म के जरिए इफ्टा का ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स। डिजिटल फिल्म मेकिंग के कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स करने के अलावा आप डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, क्रिएटिव फिल्म डायरेक्शन, वीडियो एंड मूवी एडिटिंग, मूवी स्क्रीन राइटिंग, पब्लिसिटी मार्केटिंग एंड एक्टिंग एंड मॉडलिंग क्राफ्ट कोर्स को भी कर सकते हैं। डायरेक्टर समर के मुखर्जी द्वारा आसान तरीके से समझाए जाने वाले ये पूरे विश्व में अपने तरह का एकमात्र ऑनलाइन कोर्स है जो लो कॉस्ट होने के साथ साथ पूरी तरह से प्रैक्टिकली इफेक्टिव है। इफ्ता के स्टूडेंट्स देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इन कोर्सेज को करने के साथ साथ फिल्म मेकिंग के फील्ड में अपने बेहतर करियर का आनंद ले रहे हैं। ज्वाइन करिए इफ्टा ऑनलाइन कोर्स। अभी कांटेक्ट करें डीजी फिल्मिंग को इस दिए हुए नंबर पर। आज ही ज्वाइन कीजिए डीजी फिल्मिंग का इफ्टा ऑनलाइन कोर्स। इट वर्क्स।